हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीपीएससी का जो पीसीएस का जीएस पेपर हुआ था 13 फ़रवरी 2021 को। उसमें से जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, क्योंकि अब की बार पेपर क्वाइट टफ था अगर मैं बोलूँ पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि इससे पहले 2018 में पेपर हुआ था ये। और इस बार तो पीपीएससी ने कई क्वेश्चंस के अंदर जो है 5 स्टेटमेंट भी यूज़ कर ली, जो कि यूपीएससी भी नहीं करता है। मतलब कि पीपीएससी अब की बार यूपीएससी से भी एक कदम आगे निकल गया था इन सब चीज़ों में। तो पेपर तो चलो डिफ़िकल्ट था ही, लेकिन अब इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस। और अगर आप मेरी और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो ये हैशटैग आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें डिस्कस करूंगा सेट ए के क्वेश्चंस। आपको पता है कि टोटल 100 क्वेश्चन आए थे और टोटल ये 2 घंटे का पेपर था। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम 34th। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट। बेसिकली पूछा गया था कि 4 स्टेटमेंट दी हैं और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, किसके बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। मैं काम करता हूँ, नीचे से शुरू करता हूँ। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ही मस्ट बी ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। तो अगर यहाँ पे हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट लिखा होता तो मैं इस स्टेटमेंट को सही मान लेता कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है हाई कोर्ट, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है। वो आप स्टेट मैटर में बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट के जज जितना क्वालिफाइड होना चाहिए, जैसे एडवोकेट जनरल की बात कर लें, लेकिन अटॉर्नी जनरल के लिए सुप्रीम कोर्ट ही होना चाहिए, यानी कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जितना क्वालिफाइड होना चाहिए। सी ऑप्शन है ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट तो जी देख के आप जो बच्चे बिल्कुल ही नए वैसे तैयारी कर रहे हैं उसको देख के बड़े प्यार से बोल देंगे कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, तो इसमें चीफ जस्टिस का कोई अपॉइंटमेंट के लिए कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए मेंबर ऑफ कैबिनेट, यानी कि जो कैबिनेट होता है उसका मेंबर होता है, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो कैबिनेट का मेंबर नहीं होता जी, वो कैबिनेट का जो मिनिस्टर होता है उसके जितना उसका रैंक होता है। हालांकि ये कैबिनेट का मेंबर नहीं है, हाँ उसके जितना उसको रैंक जरूर मिलता है। तो इन सब चीज़ों में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। और दूसरी बात कि वो कैबिनेट का मेंबर नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये बोल रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू ऑल द प्रिविलेजेस दैट आर अवेलेबल टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि वो सभी प्रिविलेजेस मिलेंगे जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, या फिर मैं बोल दूं कि एक एमपी को मिलते हैं। क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है जी, पार्लियामेंट के अंदर बैठ सकता है, यानी कि किसी भी उसके जो सेशन है उसमें बैठ सकता है, उसमें बोल सकता है और पार्लियामेंट की कमेटी का हिस्सा भी बन सकता है। लेकिन हल्का सा डिफरेंस ये है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह पार्लियामेंट के अंदर वोट नहीं कर सकता। हाँ किसी सम एक्सटेंट में बोल सकता हूँ कि सभी प्रिविलेजेस जो है इसको मिलते हैं। तो उस बेसिस पे हम लोग स्टेटमेंट ए को करेक्ट मान सकते हैं। लेट्स सी कि अगर पीपीएससी रिवाइज जो अपनी आंसर की लेके आएगी उसमें इसको कैंसिल करती है या फिर ए को ही करती है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा जी, और हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको इन फ्यूचर देखने को मिल जाए, तो डिस्कशन तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि 6th शेड्यूल के बारे में। हालांकि नॉर्मली क्या पूछा जाता था कि इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं या फिर ट्राइबल एरिया किस में डिस्कशन हुआ हुआ है, तो वो 6th शेड्यूल में हुआ है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होते हैं जी, 4 स्टेट आते हैं, 4 स्टेट्स। मैं उन स्टेट्स के नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे अगर इन केस आगे कभी पूछा जाए। ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कई बार तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इन चारों में से कौन सा नहीं आता है। हालांकि मिजोरम और मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। चौथा ऑप्शन मणिपुर दे देते हैं, और जिन लोगों को एग्जैक्ट पता होता है वो तो बता देते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता ना उनके लिए तो एक तरह से दोनों सेम तरह के ऑप्शन है। तो बेसिकली ये 4 जो हैं स्टेट्स इसके अंदर आते हैं, और ये ट्राइबल एरिया है। और यहाँ पे जो ऑटोनोमस डीसी है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसे देने की बात जो है 6 शेड्यूल में कही गई है। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि जो 6 शेड्यूल है कन्फर्ड द डीसी द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल और कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ केसेस बिटवीन
पर्सन्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये बात तो बिल्कुल सही है जी, ये डीसी के पास पावर है, यानी कि डीसी का मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर नहीं है, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात कर रहा हूँ। और सेकंड बोल रहा है कि द 6th शेड्यूल हैज़ द रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स टू इम्पोज सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्स। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके पास ये पावर है कि वो सर्टेन तरह के टैक्सेस लगा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्योंकि हमें देखने वाली बात यह है कि इसमें ये चीज़ चेक करनी होती है कि क्वेश्चन में पूछा गया है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि उसी हिसाब से ना आंसर बदल जाते हैं। अगर यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ लिया होता तो हम ऑप्शन डी कर देते जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। पीडीएफ जो आपकी नॉर्मली मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ, और आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। एंड फोर्थ थिंग, जो आपका अपकमिंग पेपर है नायब तहसीलदार का, उसके लिए मैंने एक 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज चला रखी है, और रिसेंटली मैंने इसका 27वां पार्ट अपलोड किया है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे एक आई बटन दिखेगा, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, और आपको इसका डेफिनेटली पूरा हेल्प मिलने ही वाला है। और एक अभी मैंने नई सीरीज शुरू की है जो कि है इंडियन ज्योग्राफी के लिए। ये उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहने वाले जिनको ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज भी नहीं है। एक तो होता है कि बेसिक नॉलेज है लेकिन जिनको वो भी नहीं है, वो लोग इस वीडियो को तो डेफिनेटली देखें। पूरा बेसिक नॉलेज साथ बताया गया, यानी कि आपको जीरो से हीरो तक ले जाएगी ये सीरीज। इसका लिंक भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग जाकर देखिएगा और अपनी ज्योग्राफी में नॉलेज इंक्रीज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 36 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दी हैं जो कि 7th शेड्यूल के अंदर है। आपको पता है कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिसमें यूनियन के पास पावर रहती है लॉ बनाने के लिए, स्टेट लिस्ट में जहाँ पे स्टेट के पास पावर रहती है लॉ बनाने के लिए, और कंकरेंट में वो जिनमें स्टेट और यूनियन के पास दोनों के पास पावर होती है। तो ऐसे करके 3 लिस्ट हैं। तो उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ट्रेड यूनियन है, इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट हैं, वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो जो ट्रेड यूनियन के बारे में लिखा गया है वो कंकरेंट लिस्ट में ही है, यानी कि सेंटर और स्टेट बोथ हैव पावर टू मेक लॉज ऑन दैट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द सब्जेक्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ वर्क, पीएफ, वर्क्समैन कंपनसेशन एंड द मैटरनिटी बेनिफिट आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। तो भी अगर यूनियन ट्रेड यूनियन कंकरेंट लिस्ट में है तो ये जो वेलफेयर ऑफ लेबर है ना, ये भी कंकरेंट लिस्ट के अंदर ही आता है। इनके स्टेट के पास कोई पावर नहीं है इसके लिए, तो कंकरेंट में है, यानी कि स्टेट और यूनियन दोनों के पास पावर है, अकेले स्टेट के पास नहीं है। तो इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गई। तो पूछा भी यही हुआ है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हो सकता है कि इसके अंदर पीपीएससी अमेंडमेंट करे, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है ये, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल, क्योंकि जो ऑर्डिनरी बिल हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर पास करते हैं, इसमें सेंटर के बारे में नहीं बोला है, इसमें स्टेट के बारे में बोला है कि गवर्नर इज वेस्टेड विद ए डिस्क्रिशनरी पावर ईदर टू विदहोल्ड हिज और हर एसेंट और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि अगर गवर्नर के पास ये पावर है कि कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया, या तो उसको रोक सकता है या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट को वापस भेज सकता है। हालांकि ना ये मनी बिल के अंदर नहीं होता है, तभी यहाँ पे ना वर्ड मनी बिल ना यूज करके ऑर्डिनरी बिल यूज हुआ है, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है इफ ए बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज derogatory to the power of high court, it is compulsory for the governor to return the bill। मेरे हिसाब से स्टेटमेंट जो है ये गलत है। हालांकि देख लेते हैं अगर रिवाइज आएगी तो उसमें क्या आंसर देते हैं। मेरे हिसाब से ना इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, ओनली 1, क्योंकि करेक्ट पूछा है। अगर आप लोगों में कुछ व्यूज हैं इसके ऊपर तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 38, एज पर शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जिसको कि रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट बोला गया 2006 का, हु हैज़ द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली राइट। ये क्वेश्चन पहले यूपीएससी में पूछा गया लेकिन एग्जैक्ट नहीं पूछा, पीपीएससी ने भी घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है ये पूछा गया।
तो यानी कि बेसिकली पावर किसके पास है, तो ये पावर होती है जी ग्राम सभा के पास। यानी कि इस एक्ट के तहत ग्राम सभा को एम्पावर किया है कि कोई भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं या इस तरह के कोई भी काम हैं जो कि ट्राइबल एरियाज़ के अंदर होंगे, तो उसके अंदर जो अप्रूवल है या ऑथराइजेशन है वो ग्राम सभा देगी। तो बेसिकली जो पर्सनल राइट हैं जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फैमिली राइट्स एंड इंडिविजुअल एक्सटेंशन है, ये सब जो है ग्राम सभा के द्वारा ही देखे जाएंगे। तो इस हिसाब से आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक इंपॉर्टेंट बात और, जैसे अभी तो मैं इस वीडियो में जो है पॉलिटी का डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और सब्जेक्ट्स के भी डिस्कशन करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी कोई वीडियो चाहते हैं आपकी जो मेरे को बतानी चाहिए, आपको कोई स्ट्रेटजी है, कोई डिस्कशन है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का पार्ट जो है वो नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो 1950 है ना, उसने एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बताया है। पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को डीलिमिट भी किया है। और थर्ड जो है पार्डन ऑप्शन नंबर डी जो है लोकल अथॉरिटीज फॉर द पर्पसेस ऑफ इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, इन तीनों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है 1950 के अंदर। और जो क्वालिफिकेशन है डिसक्वालिफिकेशन है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 था उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी में बताया। यानी कि 1950 के इस एक्ट में इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है कि डिसक्वालीफाई या फिर क्वालिफिकेशन कैसे रहेगी स्टेट लेजिस्लेटर यानी कि एमपीज और एमएलएस की क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नोट के बारे में ही पूछा गया है। उसके बाद है, ये भी क्वेश्चन तो भाई लग ही रहा था कि पूछा जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसके बारे में क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, लेकिन हाँ कितना डीप पूछा जाएगा ये नहीं मालूम था कि पीपीएससी ये क्वेश्चन पूछेगी। क्वेश्चन ये था कि जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, जिसको कि CACP बोलते हैं, ये क्या करता है जी, सबमिट करता है इसकी रिकमेंडेशन फॉर MSP, यानी कि मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है किसी फसल के लिए वो रेकमेंड करता है। तो इन द फॉर्म ऑफ प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट ये सबमिट करता है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दी हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें कि CACP इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड अंडर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एक्ट 1962। बेसिकली स्टैट्यूटरी तो है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ये 62 में नहीं 65 में थी। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। सेकंड कह रहा है कि करंटली MSP इज डिवॉइड ऑफ एनी लीगल बैकिंग एक्सेप्ट फॉर शुगर केन टू सम एक्सटेंट। बेसिकली शुगर केन के लिए तो ना MSP आता नहीं है, उसके लिए आता है जी FRP, यानी कि फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस। और MSP के लिए जो है लीगल बैकिंग है। और जहाँ तक थर्ड ऑप्शन में बोला गया है कि कि जब ये CACP कोई रिपोर्ट सबमिट करती है तो ये आल्सो एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई एंड इम्प्लीकेशन ऑफ MSP ऑन द कंज्यूमर प्रोडक्ट अलोंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये बात तो सही है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखता है जी, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई के बारे में वो बात नहीं करता है। और दूसरी बात ये भी है कि CACP जो है वो रिकमेंडेशन करता है MSP के बारे में। जो फाइनल अथॉरिटी है ना वो देता है CCEA, जो कैबिनेट की कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर के ऊपर, वो इसको फाइनल अथोराइजेशन देता है। और CACP की रिपोर्ट जो देगी, CACA कोई बाउंडेड नहीं है कि जो ये बता रहा है उसको माना जाए। ये CACA की मर्जी है कि क्या देना है नहीं देना है। तो वैसे आंसर के हिसाब से इसका आंसर ए दे रखा है। मेरे हिसाब से तो वैसे ये कहीं ना कहीं से तीनों ही गलत है, लेकिन देखते हैं अगर कुछ PPSC इसके अंदर कुछ चेंजेस करता है तो। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन C आना चाहिए था, लेकिन PPSC ने भाई इसको ऑप्शन A मार्क कर रखा है। हालांकि इसके लिए कुछ ऑब्जेक्शन डाले भी गए हैं। लेट्स फाइंड आउट कि कुछ हो पाएगा या नहीं। अगर कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 93rd, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड adequate facility for instruction in the mother tongue and primary stage of education to children belonging to the linguistic minority group। बेसिकली क्वेश्चन कहना का जा रहा है कि हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कह रहा है कि हर एक स्टेट के पास जो है एडिक्वेट फैसिलिटी है कि वो
प्राइमरी स्टेज के अंदर जो एजुकेशन है वो मदर टंग के ऊपर हो। तो ये आर्टिकल जो है काफ़ी सीधा सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये बोलता है जी आर्टिकल 350A के अंदर। और चिल्ड्रन कौन से है जी? वो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, सीधा ही बता रखा था, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था ये। क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन थे जो पीपीएससी ने डायरेक्ट पूछे हुए थे, बाकी सब किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा के ही पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आप लोग चाहते हैं कि और सब्जेक्ट के डिस्कशन भी किए जाएँ तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में, स्टडी जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।